Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम क्लास नंबर 4 करने वाले हैं अपना जनरल अवेयरनेस पनेशा कोर्स की। और पिछली 2 क्लासेस में हमने काफ़ी कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं जो आपके 2022 के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अभी आपका एएसओ का एग्ज़ाम हुआ, जेएसए का हुआ, ये सब जो एग्जामिनेशंस हैं जो टीसीएस ने लिए हैं उन एग्जामिनेशन के हम सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे 2022 के पहले, देन 2021 के, जिसमें आपका सीजीएल, सीएचएसएल, टीसीएस के जितने भी क्वेश्चंस हैं, बीएट आपका एनटीपीसी का एग्जाम हो जाए या आईसीआर का भी हुआ है या फिर आपका एनवीएस का भी हुआ है, अभी जेसीआई का भी हुआ है, देन अभी एफएसएसएआई का होगा, देन स्टैटिक जीके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके ईएसआईसी में आए हैं, उनके मेमोरी बेस वाले क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, खैर ये सारे के सारे आपके क्वेश्चन से शुरू करते हैं आज के सेशन को। ये सब चीज़ें मैंने करा दी हैं, आज के क्वेश्चन पे चलेंगे सीधा। तो ये रहा आपका सबसे पहला क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है ये अगेन आपका डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड है। सबसे पहले समझना ये क्या चीज़ है। अब देखो, आप ये ट्रिप्स एग्रीमेंट को देख रहे हो, अभी आप जितने भी क्वेश्चंस देख रहे हो ना रिसेंट एग्जामिनेशंस में, कहीं ना कहीं वो अच्छे लेवल पे ही आ रहे हैं। जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है जीके के वो अच्छे आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको जो भी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ आपको वो बहुत अच्छे से याद रखना है और पेन और पेपर तो लेके बैठना ही बैठना है एनी हाउ। ठीक है, मेरी क्लास में बिना पेन और पेपर के कभी आना ही नहीं है। अब देखो, आज का पहला क्वेश्चन है कि द ट्रिप्स एग्रीमेंट इज गवर्न्ड बाई। तो सबसे पहले तो ये ट्रिप्स एग्रीमेंट होता क्या है, किसके बीच में होता है, क्यों ये होता है, इसका फुल फॉर्म भी हमें पता होना चाहिए, है ना। तो ये बेसिकली आपका एक एग्रीमेंट है, यानी कि यहाँ पे आपका पहले तो फुल फॉर्म लिख देता हूँ। इसका मतलब होता है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स, एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, प्रॉपर्टी और आर से हो जाता है राइट्स। ठीक है, देन ये आपका एग्रीमेंट है तो आगे क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट। तो बेसिकली ये क्या चीज़ है कि डब्ल्यूटीओ, जो आपको पता है डब्ल्यूटीओ क्या बोलता है कि जो भी ग्लोबलाइजेशन है वो होना चाहिए, इधर का व्यापार उधर होना चाहिए, सारी की सारी टेक्नोलॉजीज आपस में हमें शेयर करनी चाहिए। तो डब्ल्यूटीओ ने यहाँ पे एक एग्रीमेंट निकाला। इन्होंने क्या कहा कि जितनी भी यहाँ पे डब्ल्यूटीओ कंट्रीज हैं, यानी कि 164 कंट्रीज है ना जो आपकी मेंबर है, और मुझे ये बताओ कितनी कंट्रीज इसमें से यूएन कंट्रीज नहीं है, उन चारों के नाम भी बताने हैं। ठीक है, कल ही बताया है, याद होना चाहिए। अब देखो, डब्ल्यूटीओ ने क्या कहा कि यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज है ना, जैसे कि अब हमारे पास कुछ डेवलप्ड कंट्रीज हैं और कुछ हमारी डेवलपिंग नेशंस हैं या फिर हमारे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं। क्या होगा कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी जो कंपनीज हैं उनके पास क्या होगी, टेक्नोलॉजी होगी कई सारी। समझना, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ, इससे डेफिनेशन आपको कहीं मिलेगी नहीं, बट समझने के लिए बहुत अच्छी है, कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप उसे कर पाओगे। अब बेसिकली यहाँ पे क्या बोला इन कंट्रीज ने, डब्ल्यूटीओ ने बोला ये जो डेवलप्ड नेशंस हैं ये अपनी जो भी कंपनीज है ना उनको कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स दो। क्या करो भाई, कुछ इंसेंटिव्स दो, कुछ अच्छे उनको रिवॉर्ड्स दो, जिससे कि वो कंपनियां क्या करें, अपनी उस टेक्नोलॉजी को लेकर के इन डेवलपिंग नेशंस में जा पाएं, या फिर आपके जो अंडर डेवलप्ड नेशन है उसमें टेक्नोलॉजी को लेके जाएं, उनको शेयर करें उस चीज़ों को, जिससे कि जो डेवलपिंग नेशन है वो भी अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डेवलप हो पाए। क्योंकि एट द एंड आपका जब पूरे सारी की सारी कंट्रीज डेवलप करेंगी तभी आपका ये पूरा विश्व डेवलप कर पाएगा, है ना। तो इसलिए आपका ये जो है ट्रिप्स एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया गया। तो सबसे पहले इसको गवर्न कौन करेगा, डब्ल्यूटीओ करेगा। डब्ल्यूटीओ के बारे में एक एक चीज़ मैं आपको कल ही बता चुका हूँ। आई होप आपको सारे पॉइंट्स याद होंगे, नहीं है तो जाके रिवाइज करो, उसको याद करो। ठीक है, 4 बार पढ़ोगे, अगर पढ़ने से याद नहीं हो रहा तो उसको लिखो, 4 बार लिखोगे किसी चीज़ को अपने आप माइंड में बैठ जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। नाउ ट्रिप्स एग्रीमेंट हो गया आपका। अब ये कब आपका साइन किया गया और फिर ये कब से इफेक्टिव है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये साइन हुआ था 15 अप्रैल 1994 को। ठीक है, 15 अप्रैल 1994 में ये साइन हुआ, लेकिन इफेक्टिव कब से है, ठीक है, तो इफेक्टिव होगा ये अगले साल से, यानी कि 1 जनवरी 1995 से। ये चीज़ आपको थोड़ी सी याद रखनी है ट्रिप्स के बारे में। ठीक है, कोई भी अब इससे डाउट नहीं आना चाहिए ना। यहाँ पे अपने पास एक WHO लिखा हुआ है, WHO के बारे में भी मैंने आपको कल ही बताया है ना। तो जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे आपका WHO भी कवर्ड है, WTO भी कवर्ड है। थोड़ा सा यूएन के बारे में देखते हैं, जितने भी अभी तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके अलग अलग एग्जामिनेशंस में। तो थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आते हैं। देखो, आपका बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस यानी कि यूएन की। अब ये यूएन का एक बेसिकली चार्टर था जब 1945 में, जो कि आपका आया।
ठीक है, ये इफेक्टिव भी 1945 में ही हो गया था। अब इसके अंदर क्या हुआ कि बेसिकली जितने भी जब यहाँ पे काफ़ी सारी लड़ाइयाँ हुई तो यहाँ पे बेसिकली बात ये की गई कि जितने भी देश हैं उनके बीच में शांति वगैरह बनाने के लिए यहाँ पे यूएन की जो है फाउंडेशन की गई थी। अब जो इम्पोर्टेंट बातें अपने को तो वो समझनी है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क यूएसए। ठीक है, तो आपको पता ही होगा यूएसए का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है यूएन के अंदर। और अब देखो यार, दो चार चीज़ें इसके बारे में समझना। सबसे पहले तो यूएन का जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं उनके बारे में देखना होगा। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रिंसिपल ऑर्गन कौन सा नहीं है, ऐसे क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूएन। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए यूएन के कितने प्रिंसिपल ऑर्गन है। 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है, जिसमें से कि एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला आपका होता है यूएनजीए। ठीक है ना, आपने सुना भी होगा, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ये क्या होती है? जनरल असेंबली होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है जीए। ठीक है, जनरल असेंबली होती है, पहला ऑर्गन हो गया। दूसरा ऑर्गन होता है इसका यूएनएससी। आपने सुना होगा, सिक्योरिटी काउंसिल को हेड करता है इंडिया। तो ये होती है आपकी सिक्योरिटी काउंसिल। देन आपका यहाँ पे थर्ड नंबर पे आ जाता है यूएन। देखो, UNECOSOC। ठीक है ना, ये बेसिकली क्या होता है आपका? यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल होती है। ये कौन सी होती है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये सारी बातें लिख लेना, क्योंकि आपने देखा क्वेश्चंस जो है अब अच्छे लेवल के आ रहे हैं। देखो, डब्ल्यूटीओ के अंदर ट्रिप्स एग्रीमेंट का आ गया, तो यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है ऑर्गन से, तो बहुत अच्छे से देखना है। देन आपका होता है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ठीक है, यूएनटीसी। ये होती है आपकी क्या? तो यूनाइटेड नेशंस ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये ट्रस्टी में बेसिकली डबल ही होता है, ट्रस्टीशिप काउंसिल हो गई। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे आपका आ जाता है जो आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। ठीक है, क्या है आपका? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब देखो, इसके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ये जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं, इसके यूनाइटेड नेशंस के जितने भी ऑर्गन हैं, सभी के सभी जो है आपके यूएसए में ही है। लेकिन सिर्फ एक ऐसा ऑर्गन है आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि कहाँ पे है? द हेग में है। ठीक है, द हेग कहाँ पे पड़ता है? आपका नीदरलैंड्स में। ये क्वेश्चन अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि यूनाइटेड नेशंस का ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसका हेडक्वार्टर यूएसए के बाहर है, तो आपका वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होगा। कई बार क्या होता है, आप देखते हो ये है वो है, डब्ल्यूटीओ हो गया, तो ये सब ऑर्गन्स नहीं है। ऑर्गन्स आपके सिर्फ जो यूएन के हैं वो 6 ही हैं। ठीक है, और छठवां आपका हो जाता है इसमें यूएन सेक्रेटरिएट। ठीक है, क्या हो जाती है? यूएन सेक्रेटरिएट। तो ये जो है टोटल आपके 6 ऑर्गन्स हैं जिनके थ्रू आपका जो यूएन है वो यहाँ पे फंक्शन करता है। क्लियर हो गई बात? यहाँ पे इतनी चीज़ें याद रहेंगी क्या हमेशा? अच्छा, और ये तो सबको पता ही होगा कि इसके हेड का नाम क्या है, तो वो एंटोनियो गुटेरेस है। ये आई डोंट थिंक कि अब बताने की ज़रूरत है, एंटोनियो ग्यूटेरस। लेकिन एक बात और याद रखना, क्वेश्चन ये नहीं आएगा। अब ये आ सकता है कि ये कहाँ के हैं, किस कंट्री को बिलोंग करते हैं। तो ये पोर्टुगल को बिलोंग करते हैं। ठीक है, किसको? पोर्टुगल को। तो इतनी सी चीज़ याद रखनी है। नाउ इसमें से यार अब दो चार चीज़ें और हैं, जैसे कि अगर आपसे बात करें यूएन की, यूएन में कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं, तो 193 मेंबर कंट्रीज़ हैं, प्लस में आपके दो जो है वो आपके ऑब्जर्वर हैं। ठीक है, दो क्या हैं? आपके ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, और ये चेंज होते रहते हैं। जो दो ऑब्जर्वर स्टेट हैं, इसमें आपका अभी आज के टाइम पे जो है एक फ़लस्तीन है। ठीक है, फ़लस्तीन है, और आपका होली सी करके एक कंट्री है, वो है। क्लियर है? तो ये दोनों याद रखना, जो अभी दो ऑब्जर्वर स्टेट हैं। 193 तो टोटल हो गए। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कभी कि सबसे लेटेस्ट कंट्री जिसने कि यूएन को ज्वाइन किया, यानी कि यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन किया, वो कौन सी? यानी कि 193 नंबर की कंट्री, तो ये हो जाएगी आपकी सूडान। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रख लेना। और अगर इसमें यूएन में लैंग्वेजेस की बात की जाए, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि यूएन में कितनी लैंग्वेजेस हैं, तो टोटल लैंग्वेज तो 6 हैं। इन 6 को याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये याद रखना कि आपकी जो वर्किंग लैंग्वेज है, क्या है आपकी? वर्किंग लैंग्वेज ऑफ यूएन, लैंग्वेजेस ऑफ यूएन, तो सिर्फ दो हैं आपकी वर्किंग लैंग्वेज। एक तो आपकी इंग्लिश है, दूसरी है फ्रेंच। ठीक है, सिर्फ यही दो लैंग्वेज जो है वर्किंग है, इसके अलावा वर्किंग लैंग्वेज नहीं है। वैसे टोटल 6 लैंग्वेज चलती हैं यूएन में। हाँ,
और एक क्वेश्चन और पूछा गया है आपका पिछले साल कि एक क्वेश्चन था आपका कि जब ये आपका यूएन फॉर्म हुआ यानी कि यूएन जब साइन किया गया था तो कितने कंट्रीज ने साइन किया था। तो याद रखना पहले आपका साइन होता है फिर वो इफेक्टिव होता है। तो साइन हुआ था ये 50 कंट्रीज के साथ में, लेकिन फिर जब ये फाउंडेशन मतलब इसको इफेक्टिव होना था तब ये 50 फर्स्ट नंबर पे जो पोलैंड था उसने भी आके इस पे साइन किए थे। तो टोटल अगर आपसे बात करी जाए कि फाउंडेशन के टाइम यूएन के कितने मेंबर्स थे तो 51 कंट्रीज थे जिन्होंने यूएन को मिलकर के फाउंड किया था। अच्छा, यूएन फाउंड किसके सजेशन पे किया गया यानी कि किसने यहाँ पे प्रस्तावना रखी थी कि हम यूएन को फाउंड करेंगे। तो ये थे आपके यूएस के प्रेसिडेंट उस टाइम पे एफडी रूजवेल्ट, ठीक है ना। तो इनका आपको नाम याद रखना है कि यूएन कैसे स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे एफडी रूजवेल्ट ने जो है इसे स्टार्ट किया था। नाउ अब जरा बात करते हैं इसके जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। इसमें आपके जो स्टार्टिंग के दो दिख रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका यूएन जनरल असेंबली और यूएनएससी। इसके ऊपर एक क्वेश्चन ये आया हुआ है कि पहली जो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली है ये कौन से ईयर में हुई थी। तो 1952 में हुई थी पहली यूएनजीए यानी कि जनरल असेंबली। अब एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे जो आपको पता होगा यूएनएससी का जो हेड बनता है हर बार वो कोई ना कोई नॉन परमानेंट मेंबर कंट्री को बना दिया जाता है। तो यहाँ पे यूएनएससी का हेड किसको बनाना है ये डिसाइड कौन करती है, ये भी यूएन जनरल असेंबली यहाँ पे डिसाइड करती है। कल एक क्वेश्चन देखा था ना डब्ल्यूटीओ में डब्ल्यूएचओ में आपका डिसाइडिंग वाला पूछा हुआ था। तो ऐसे ही आपका ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे यूएनएससी का हेड कौन डिसाइड करती है। तो यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। और इसके प्रेसिडेंट कौन है आज के टाइम पे, तो अब्दुल्ला शाहिद है, ठीक है। यूएनजीए के प्रेसिडेंट कौन है ये भी लिख लो, अब्दुल्ला शाहिद। सारे के सारे क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ जो कि आपके यूएन से रिलेटेड है। अब ये यूएनएससी को देखो, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। यूएनएससी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे कि पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड किसको बोलते हैं, पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड, तो इसे बोला जाता है यूएनएससी को, ठीक है। अब दूसरी बात, यूएनएससी में जो है टोटल 15 मेंबर होते हैं। कितने? 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से कि आपके 5 क्या हैं, परमानेंट मेंबर है यूएससी के, ठीक है। जो परमानेंट मेंबर होते हैं ना वो क्या कर सकते हैं, अपना वीटो कर सकते हैं, यानी कि कोई भी डिसीजन लेना है ना तो उसमें अगर ये 5 में से कोई भी एक कंट्री राजी नहीं है तो वो डिसीजन नहीं लिया जा सकता, वो अपना वीटो कर सकती है, ठीक है। वीटो पावर का इस्तेमाल किया जा सकता है। देन आपके प्लस में 5 क्या है, नॉन परमानेंट कंट्रीज है। नॉन परमानेंट कंट्रीज, इसे मैं एनपीसी लिख देता हूँ। परमानेंट कंट्रीज कौन कौन सी हैं ये आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। यूएसए है, रशिया है, चाइना है, ये 3 नाम तो पता ही होंगे आपको। देन फ्रांस है, ठीक है, फ्रांस और यूके, फ्रांस एंड यूके, ये दोनों भी जो है आपके परमानेंट जो मेंबर हैं यूएनएससी के हैं। तो एक्चुअली ये 3 तो सबको ही पता रहता है, बट ये तो थोड़ा सा माइंड में रखना, क्वेश्चन जो है आपका इन्हीं 2 से आएगा। एनपीसी अगर नॉन परमानेंट कंट्रीज की बात करें तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो इसमें हमारा जो है इंडिया हो जाएगा, ठीक है। और एक बढ़िया बात बताता हूँ जिससे कि एक नया क्वेश्चन आपका फ्रेम किया जा सकता है, तो ये भी आपको मैं बता ही देता हूँ। इंडिया जो है अभी तक टोटल 10 बार यूएनएससी का हेड रह चुका है। और यहाँ पे जो नॉन परमानेंट मेंबर कंट्रीज होती हैं या फिर जो भी है मेंबर कंट्रीज, वो आपका हर महीने रोटेशन के बेसिस पे इनको क्या बनाया जाता है, हर मंथली रोटेशन के बेसिस पे इनको हेड बनाया जाता है। तो इंडिया जो है आपका 10th बार बना था, कब? अगस्त 2021 के महीने में, याद रखिएगा इसको, ठीक है। टोटल अभी तक कितने बार बन गया, 10 बार बन चुका है इंडिया यूएनएससी का हेड, या फिर आप इसको हेड किया है बेसिकली, ठीक है। इतनी सी बात याद रख लोगे। एंड अब इसके और क्या याद रखोगे यार, हाँ यार, नॉन परमानेंट कंट्रीज़ के नाम एक बार देख लो, आपके साइट से होके जाना चाहिए, नहीं तो अगर कभी पूछ लिया तो कुछ भरोसा नहीं है। पूछ भी सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका अल्बानिया हो गया, देन आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो कि यूएई है, देन नॉर्वे हो जाता है, ठीक है। नॉर्वे हो गया, मैक्सिको हो गया। नॉर्वे तो खैर जो है काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर है, तो ये तो आपके माइंड में हमेशा ही होना चाहिए। फिर आपका यहाँ पे मैक्सिको हो गया, देन आपका एक वो क्या बोलते हैं, आयरलैंड हो जाएगा, ठीक है। आयरलैंड हो गया, देन आपका केन्या, ठीक है। और आपका ब्राज़ील हो गया, ठीक है, ब्राज़ील हो जाएगा। और गैबोन हो गया, देन एक जी से आपका घाना भी होता है, ठीक है। और कौन सा रह गया, आई थिंक हो गए होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कौन सा बच रहा है अभी? अल्बानिया करा दिया, ब्राज़ील करा दिया, आयरलैंड करा दिया, केन्या, मैक्सिको, नॉर्वे हो गया, यूएई हो गया। अरे यार, इंडिया मैंने ऊपर ही करा दिया है, ठीक है।
तो ये आपके टोटल जो है 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हो गए आपके यूएनएससी के। अच्छा, अब ये जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं ना, इसके बारे में क्वेश्चन आ चुका है कि इनको कितने साल जो है आपका कितने साल बाद ये चेंज होते हैं। तो इन हर 2 साल में जो है इनको चेंज किया जाता है, हर 2 साल में ही चेंज होते रहते हैं, ठीक है। इनको इलेक्ट किया जाता है, लेकिन इंडिया कंटिन्यूसली यहाँ पे बना हुआ है नॉन परमानेंट मेंबर्स। तो इसके बाद एक चीज़ और, इनको सेलेक्ट कौन करता है? तो जो मैंने बताया ना यूएनजीए होती है, तो यही इन मेंबर्स को भी सेलेक्ट करती है। और जब ये यूएन की जो यूएनजीए है, इसकी 2/3 मेजॉरिटी किसी भी कंट्री को सेलेक्ट कर लेती है कि हाँ भाई अब ये जो है एनपीएम बन जाएगा हमारे यूएनएससी का, तब वो कंट्री इसका यूएनएससी का एक एनपीएम बन पाती है, ठीक है। यानी कि नॉन परमानेंट मेंबर। क्लियर हो गया? अब यूएन से रिलेटेड ऑलमोस्ट आपके सारे के सारे क्वेश्चन ही क्लियर हो गए हैं। तो बस ठीक है, अब अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो किस तरीके से चीज़ें यार कवर होती हैं। ट्रिप्स आपका पूरा हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, यूएन हो गया, ठीक है। ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस मैंने पूरे तरीके से कंप्लीट करा दिए। अब इसमें कोई आपका इश्यू नहीं आना चाहिए। नाउ ये आपका अगेन करंट अफेयर का क्वेश्चन है और ये 2022 का ही है। और इस क्वेश्चन को ना स्टार मार्क कर लो, ये क्वेश्चन कैसे भी आके रहेगा, क्योंकि ये जितनी भी आपको स्कीम दिख रही है ना, नई रोशनी, नया सवेरा, नई उड़ान, नई मंजिल, ये सारी की सारी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की स्कीम है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ठीक है, मैं इसे एमए लिख रहा हूँ। और इसने अभी 21 मार्च को एक पीआईबी आई थी, 21 मार्च 2022 की आप अभी पीआईबी आई है 7 दिन पहले ही, उसको पढ़ना। और उस पीआईबी में ये सारी स्कीम के बारे में इन्होंने डिटेल में दिया है, और भी कई सारी स्कीम्स हैं। और ये मिनिस्ट्री ऑफ आपको माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर मिलेगी 21 मार्च की पीआईबी। तो देखो क्वेश्चन यहाँ पे सबसे पहले क्या पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी स्कीम है जो कि फॉर्मल स्कूल एजुकेशन और स्किल, जो कि स्कूल ड्रॉप आउट्स, जो माइनॉरिटीज़ के हैं, यानी कि जो माइनॉरिटी स्कूल ड्रॉप आउट हैं उनके लिए एक फॉर्मल स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा सके और उनको स्किल वगैरह प्रोवाइड की जा सके। तो उसके लिए कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है? तो इसका नाम है नई मंजिल, ठीक है। याद रखना कि जो स्कूल ड्रॉप आउट्स माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए स्कूल एजुकेशन और स्किल वाली कौन सी है? नई मंजिल है। अगर नई उड़ान की बात करी जाए तो इसमें है कि जो भी माइनॉरिटी स्टूडेंट, यानी कि जो भी माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, अगर वो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं, किसी भी स्टेट, कोई भी स्टेट हो सकता है उसका, पीएससी का एग्जामिनेशन यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन का, या फिर आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं, या फिर जो आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं तो उनको यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। अब अगर आप लोग करंट अफेयर पढ़ोगे तो उस एड को ले भी पाओगे, लेकिन करंट अफेयर पढ़ने नहीं होते हैं, ठीक है, तो आप लोगे कैसे? तो अब देखो यहाँ पे एक अमाउंट आपको प्रोवाइड किया जाता है सिर्फ प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने पे, चाहे वो पीएससी का हो, यूपीएससी का हो या एसएससी का हो। तो इसका लाभ उठाइए जो भी बिलोंग करते हैं। देन नया सवेरा देखो, जो भी ऐसे माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं जो आईआईटीज़ हो गए, यानी कि जो भी टेक्निकल कॉलेजेस हो गए, टेक्निकल आपकी पढ़ाई हो गई, उसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, या फिर आपका मेडिकल की, ठीक है। अरे यार, तो जो मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे फ्री कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी, या फिर जो भी उनके लिए एड है वो दी जाएगी। किस स्कीम के अंतर्गत? ये है नया सवेरा। तो याद रखना, फ्री कोचिंग टेक्निकल और मेडिकल की पढ़ाई के लिए किसमें? नया सवेरा स्कीम में दी जा रही है। देन नई रोशनी। तो नई रोशनी में क्या है कि जो भी माइनॉरिटी आपकी वुमन कैंडिडेट हैं, यानी कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से आपकी महिलाएं आती हैं, उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ को डेवलप करने के लिए, उनमें लीडरशिप कैसे बढ़े, उनमें जो भी आपका लीडरशिप डेवलपमेंट है वो कराने के लिए स्कीम लाई गई है। कौन सी? नई रोशनी। तो याद रखना ये क्या है? माइनॉरिटी वुमेन्स के लिए डेवलपमेंट स्किल्स को बढ़ाने के लिए एक ये बनती है। अब इसके अलावा भी एक स्कीम है जो कि आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ पढ़ो परदेश। कहाँ लिख दूँ यार? देखो, पढ़ो परदेश, पढ़ो परदेश। इस स्कीम में क्या है कि आपको जो भी लोन वगैरह चाहिए ओवरसीज़ स्टडी करने के लिए, यानी कि आपको विदेश में पढ़ाई करने के लिए लोन वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। ये भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये प्रोवाइड की जाती है, फाइनेंशियल हेल्प वगैरह या फिर लोन के फॉर्म में है। तो खैर अगले वाले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो अपने पास में है, हु वाज क्राउन्ड एज द चैंपियन ऑफ 2021 यूएस ओपन मैन सिंगल। अब देखो आपके जो टेनिस है उसमें ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, ठीक है। क्या है? आपके ग्रैंड स्लैम होते हैं, और टोटल आपके चार जो है वो ग्रैंड स्लैम है। ये ग्रैंड स्लैम से आपका हमेशा क्वेश्चन आता है, कौन सा आपका
आपका मैन सिंगल्स में विनर बना है कौन सा, वुमेन में बना है, ठीक है, इन चारों में से। तो ये चारों ही आपको पता होने चाहिए, यहाँ पे लिखा दे रहा हूँ, अच्छे से याद रखना। और दूसरी बात, एक क्वेश्चन और बनता है कि कौन सा वाला ओपन जो है आपका कौन से कोर्ट पे खेला जाता है, यानी कि ग्रास कोर्ट पे कौन सा खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पे कौन सा खेला जाता है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को ही देख लो। आपका 2021 यूएस ओपन मैन सिंगल्स का कौन यहाँ पे चैंपियन है, तो ये डेनियल मेदवेदेव है, ठीक है। और अगर यहीं वुमन की बात कर ली जाए तो ये एम्मा रैडुकैनो है, एम्मा रैडुकैनो उनका नाम है, रैडुकैनो। और ठीक है, ये वुमन में है। और अगर आपसे यूएस वाला पूछा जाए तो ये आपका हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक है। अब मैं आपको एक अलग से लिस्ट बनवाई देता हूँ, कहीं पे स्पेस है तो देखो यहाँ पे लिखवाता हूँ। तो सबसे पहले आपका देखो, हर साल इनका जो टाइमिंग होती है वो भी फिक्स होती है, कहीं कहीं ये भी पूछ लिया गया है, लेकिन टाइमिंग इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता कौन से मंथ में होता है नहीं होता है। सबसे पहला होता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन। और ये आपका होता है अराउंड ये जनवरी के मंथ में, यानी कि अभी आपका 2022 का हो चुका है, ऑस्ट्रेलियन हो गया। देन इसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, ठीक है। कौन सा, फ्रेंच ओपन। अब ये होता है आपका मई से जून के बीच में, ठीक है, मई या जून के बीच में आपका ये हो जाता है फ्रेंच ओपन वाला। इसके बाद में होता है विंबलडन, ठीक है, कौन सा होता है, विंबलडन। फिर लास्ट में होता है यूएसए ओपन, ठीक है। ये कौन सा होता है लास्ट में, यूएसए ओपन। अगर विंबलडन की बात करें तो विंबलडन होता है आपका ये जुलाई के आसपास, ठीक है, जून से जुलाई के बीच में। और यूएसए वाला होता है ये सितंबर के आसपास, ठीक है, अगस्त सितंबर में होता है ये लास्ट में। किसी भी साल में ये 4 बार आपके जो है ग्रैंड स्लैम्स होते हैं टेनिस में, ग्रैंड स्लैम्स। अब अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें, ये आपका हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, यूएसए ओपन भी आपका हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, दोनों हार्ड कोर्ट पे हो गए। अब अगर फ्रेंच और विंबलडन की बात करें तो फ्रेंच वाला होता है क्ले पे, और ये जो है आपका विंबलडन ये होता है ग्रास कोर्ट पे। याद रखना, ये कहाँ क्ले पे होता है, ये वाला ग्रास पे होता है। पहले और जो लास्ट वाले हैं वो दोनों हार्ड पे होते हैं, याद रहेगा ये जो अब टाइमिंग के हिसाब से लिखा दिया ना, तो ये याद करने में भी आपको थोड़ी सी आसानी होगी। AFWU, ठीक है, इस तरीके से भी याद कर सकते हो पैटर्न बना के। पहला हार्ड पे, दूसरा वाला लास्ट वाला हार्ड पे, फिर क्ले पे, फिर ग्रास पे, ठीक है। पहले क्ले होती है, क्ले पे ग्रास हो गई। तो अब इनके जो विनर्स हैं आपके मैन और वुमन में, उनकी बात कर लेते हैं, तो इससे आपको एक साथ सारी चीज़ें क्लैरिफाइड हो जाएंगी। एक बार थोड़ा सा इसे नीचे नीचे करो। ऑस्ट्रेलिया में अगर हम मेंस की बात करें तो किसने जीता है मेंस का खिताब, अभी आपका राफेल नडाल ने, ठीक है, किसने, राफेल नडाल ने। और अगर वुमन की बात करें तो यहाँ पे एशले बार्टी ने, क्लियर है, किसने जीता है वुमन में, एशले बार्टी, क्लियर है। देन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं फ्रेंच ओपन की, तो इसमें आपका जो मेंस का अवार्ड है, मेंस का जो मेंस के सिंगल्स के विनर हैं ये है नोवाक जोकोविच, ठीक है। कौन है, नोवाक जोकोविच। अब नोवाक जोकोविच बताओ कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनके बारे में क्वेश्चन आ चुका है नोवाक जोकोविच का। और अगर वुमेन्स की बात करें तो ये है बारबोरा, ठीक है। कौन है वुमन में, बारबोरा। और इनका सरनेम यार रेजिकोवा करके है, थोड़ा सा टफ है, रेजिकोवा, ठीक है, अगर देख लेना अगर ये सरनेम की स्पेलिंग इधर उधर हो तो। बाकी विंबलडन की बात करते हैं। विंबलडन में अगर हम बात करें कि मेल्स में किसने जीता है, तो अगेन ये आपके हो जाते हैं नोवाक जोकोविच, ठीक है। कौन है, नोवाक जोकोविच, तो मैं इसे एनडी लिख देता हूँ। देन वुमन में अगेन आपकी ये है एशले बार्टी, यानी कि AB लिख देता हूँ इनको, ठीक है। एशले बार्टी ये लिखा हुआ है, नोवाक जोकोविच ये लिखा हुआ है, देख लेना। देन अगर हम यूएसए की बात करें, जो यूएसए ओपन है, तो इसमें सबसे पहले मैन की अगर हम बात करते हैं, मैन ने में किसने जीता है, तो अगेन मैं ऊपर बता ही चुका हूँ, तो सबसे मेल में आपका हो जाएगा डेनियल मेदवेदेव, ठीक है, मेदवेदेव। वुमन में आपका हो जाएंगी एमा, ठीक है ना, एमा रेडुकैनो। तो ये आपका सारी की सारी चीज़ें मैंने लिखा दी हैं, इनको अच्छे से नोट कर लेना, कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनेगा, ठीक है। एक तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखी हमने, कौन से मंथ में होता है, कौन से कोर्ट पे होता है, कौन से मेल आपके विनर है सिंगल्स में, कौन सी वुमेन यहाँ पे विनर है सिंगल्स में, ठीक है, चारों के याद रख लेना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ऊपर ही रह गया क्या, देखो ये है अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट हैव इट्स ऑरिजिन इन द इंडियन स्टेट ऑफ राजस्थान। राजस्थान में किसका ऑरिजिन नहीं है, यानी कि इनमें से किसी 3 रिवर का ऑरिजिन राजस्थान से है। तो हर रिवर के बारे में 2-4 इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, लिख लेना। सबसे पहले साबरमती रिवर, ये कैसी है, बेस्ट फ्लोइंग रिवर है। और अगर ये बेस्ट फ्लो कर रही है तो गिरेगी कहाँ पे, अरेबियन सी में, यानी कि अरेबियन सी की जो खाड़ी है वहाँ पे गिर जाएगी।
अरेबियन सी में, याद रखना। देन ये निकलती कहाँ से है, तो आपकी जो साबरमती रिवर है ये उदयपुर से निकलती है, ठीक है। उदयपुर कहाँ पे, अगेन राजस्थान में है, तो आपका ये आंसर तो नहीं होगा। देन टॉकिंग अबाउट द लूनी रिवर, ये अजमेर के पास जो पुष्कर वैली पड़ती है वहाँ से निकलती है, ठीक है। कहाँ से, पुष्कर वैली से ये निकलती है। और गुजरात का जो रन ऑफ कच्छ है ना, रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ पता है ना, यहाँ पे अपने इंडिया का सबसे बड़ा वाइल्ड एस सेंचुरी है, यानी कि जो जंगली गधे होते हैं उनकी यहाँ पर सेंचुरी है, और ये यहाँ पे जाके एंड हो जाती है रन ऑफ कच्छ में, ठीक है। कहाँ से निकलती है, पुष्कर वैली जो अजमेर के पास है, अजमेर में है, तो अगेन आपका ये राजस्थान से निकलती है, कौन सी, लूनी रिवर, ठीक है। ये दोनों तो आंसर नहीं है। नाउ टॉकिंग अबाउट द माही रिवर, ये आपकी निकलती कहाँ से है, तो ये निकलती है आपकी मध्य प्रदेश से, ठीक है ना, निकलती है मध्य प्रदेश से, लेकिन ये आगे चल के राजस्थान से होते हुए गुजरात पहुंचती है, और गुजरात से होते हुए आपका ये अरेबियन सी में गिर जाती है, यानी कि ये भी अगेन कैसी हो गई, वेस्ट फ्लोइंग रिवर हो गई, और ये एमपी से निकलती है, यानी कि हमारा राइट आंसर तो ये हो जाएगा माही रिवर। याद रखना, माही रिवर कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश, दैट इज एमपी। तो अब ये जो बानस रिवर है अपनी अगली वाली, बानस रिवर, थोड़ा सा यार नीचे आके लिख देता हूँ, तो जगह ही नहीं बचती है। देखो, बानस रिवर क्या होता है ना, कि बानस रिवर आपकी राजस्थान में निकलती है, फिर जाके राजस्थान में ही जो चंबल रिवर है ना, चंबल रिवर से जाके मिल जाती है, तो ये आपका बानस रिवर राजस्थान में ही निकलती है, राजस्थान में ही खत्म है, फिर जाके चंबल से मिलती है, और चंबल जाके आपको पता होगा चंबल इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर, ठीक है, तो ये जाके यमुना में मिलती है। तो ये एक याद रखना, बानस रिवर आपकी राजस्थान से निकल के राजस्थान में ही रह जाती है, ठीक। एंड आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी की जो भी चीज़ें और वो कल करेंगे। और आपका ना रिस्पांस मतलब इतना पता नहीं, पता अभी मैं आपको अगर ये करा देता ना कि ये 500 क्वेश्चन बस यही आएंगे एग्जामिनेशन में, ये कर लो हो जाएगा, तो बच्चे ऐसा लगता है कि ये करके हो जाएगा, बट मैं यार जो चीज़ दे रहा हूँ ना, ये मैं आपको 3-4 दिन में भी करा सकता हूँ, बट बहुत ही क्रिस्प वे में प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो इसको समझो चीज़ों को, और इनका यूज़ करो, ठीक है। जो भी पढ़ा रहा हूँ एटलीस्ट उनको याद तो रखना ही सही, और इन सब चीज़ों से बाहर आओ। पता है आपको, यूट्यूब पे ना ये जो चलता है ना कि ये वीडियो कर लो इससे 4 मार्क्स पक्के, वो आप लोगों की वजह से ही चलता है। आप लोगों को लगता है कि बस वो वीडियो देख लो हो जाएगा, फिर कह दो कि यहाँ से तो आए नहीं, ये मार्क्स नहीं आए। डियर, मेहनत करनी पड़ती है हर चीज़ के लिए, ठीक है। मेहनत का कोई सब्सिट्यूट नहीं है। आप सोच रहे हो कि मैं 2 दिन पढ़ के 400 MCQs कर लूँगा हो जाएगा मेरा, नहीं हो पाएगा ना। आपको लग रहा है हो पाएगा? जो बच्चे लगातार हर चीज़ को पढ़ते जा रहे हैं, करंट क्या चीज़ चल रही है वो जीके में ठीक ठाक मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं। आपको लगता है कि आप 200-100 क्वेश्चन करके कर लोगे, ऐसे चीज़ें नहीं होती हैं। अब थोड़ा सा मैच्योर रहो ना, सब लोग ग्रेजुएशन करके तो आई हो, है ना, ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो इतनी मैच्योरिटी आपको खुद अपने आप में रखनी चाहिए। एंड करता हूँ फिलहाल इस सेशन को, एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, अच्छे से पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए।